नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मकर राशि में वर्तमान में होने वाले राहु केतु का गोचर किस प्रकार का परिणाम देगा, इसके ऊपर बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम ज्योतिष शास्त्र के कई बहुमूल्य प्रिंसिपल्स को लेंगे और इस आधार पर जानेंगे कि राहु किस प्रकार का आपको फल देने वाले हैं। यह गोचर आपको लग्न राशि तथा चंद्र राशि दोनों के ही आधार पर समझना है। लग्न राशि का अर्थ है आपके जन्म के समय आपके लग्न स्थान में, आपके फर्स्ट हाउस में यदि 10 नंबर लिखा हुआ था तो आपके लग्न की राशि मकर राशि हुई। उसी प्रकार यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में स्थित हो, उस भाव का नंबर 10 नंबर है तो आपकी चंद्र की राशि मकर राशि होती है। तो इन दोनों राशियों से आपको इस फलादेश को समझना है। इसका तात्पर्य यह है कि आपके लग्न की राशि से आपको यह समझना है कि वास्तव में आपके साथ क्या घटित होगा, फिजिकल रूप से किस किस प्रकार की घटनाएं आपके साथ घटित होंगी। इन चीज़ों को हम लग्न की राशि से समझते हैं और चंद्र की राशि से आपके मनोस्थिति को, आपकी धारणा को, आपके मन के विकार को समझा जा सकता है। आपके मन की स्थिति क्या होगी, आपका इमोशन, आपका फीलिंग, आपका कॉन्शियस माइंड किस प्रकार से काम करेगा इस गोचरवश। अतः इस गोचर के कारण आपको क्या मन करेगा, यह सभी चीजें हम आपकी चंद्र की राशि से समझते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा सभी प्लेलिस्ट को आप अवश्य चेकआउट करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे बहुमूल्य वीडियोज़ हैं जो शायद ही आपको यूट्यूब में कहीं पर मिले। दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 23 सितंबर 2020 को राहु ग्रह मिथुन राशि से वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। उसी प्रकार केतु ग्रह धनु राशि से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ राहु का फलादेश समझेंगे और केतु का फलादेश सिर्फ हम भाव वाइज समझेंगे। बाकी के प्रिंसिपल्स में हम सिर्फ राहु को लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है और मुझे यह वीडियो पहले ही डालना चाहिए था, तो थोड़ा टाइम की कमी के कारण सिर्फ मैं राहु को कवर करूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मकर राशि वाले जातक के लिए राहु ग्रह आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि पंचम भाव में वृषभ राशि है। उसी प्रकार केतु ग्रह आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं यह गोचर आपके लिए थोड़ा अशुभ परिणाम देने वाला है। लेकिन क्या इस गोचर से सिर्फ और सिर्फ आपको अशुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि राहु एक इस प्रकार का ग्रह है जो सदैव दोनों ही प्रकार के फल को देता है। अतः राहु सिर्फ और सिर्फ अशुभ फल नहीं दे सकता, उसको शुभ देना ही है। और सिर्फ शुभ भी नहीं देता राहु, उससे अशुभता होनी ही है। तो इस गोचर को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि वृषभ राशि क्या है तथा राहु ग्रह क्या है। फिर इसके सिनेरियो को हम और भी गहनता से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, वृषभ राशि कुंडली का मूल द्वितीय भाव माना गया है। द्वितीय भाव आपका परिवार, धन, जमा धन, आपका अपना वैल्यू सिस्टम, परिवार से प्राप्त वैल्यू सिस्टम, अर्थात कि आपका अपना संस्कार का स्थान है। ऐसे चीज़ें जो आप नित्य रूप से खाना पसंद करते हैं, इन सभी चीज़ों को कुंडली के द्वितीय भाव से देखा जाता है। आपकी वाणी, आपका स्पीच, आपका नेत्र, ये सभी चीज़ें कुंडली के द्वितीय भाव से देखते हैं। अतः वृषभ राशि से देखते हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह माने गए हैं और यह एक मेटलिस्टिक राशि है, क्योंकि इसके स्वामी भी एक भौतिक ग्रह है। और इस ग्रह में, इस राशि में राहु ग्रह उच्च के बन जाते हैं, क्योंकि राहु खुद ब खुद एक मेटलिस्टिक ग्रह है। तो इस कारण वृषभ राशि में राहु उच्च के माने गए हैं। और राहु की जब हम बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में राहु को एक पाप तथा भ्रमितता का कारक ग्रह माना गया है। काल पुरुष में से काल पुरुष का दुख, शोक और पीड़ा माना जाता है। पर क्या यह राहु सिर्फ और सिर्फ आपको अशुभ फल ही देते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि राहु परब्रह्म परमात्मा का दूत के समान माना गया है और यही कारण है कि राहु आपको मुक्ति तक प्रदान करता है। राहु सबसे विचित्र प्लैनेट है। राहु और केतु सबसे विचित्र प्लैनेट है। इस प्लैनेट में
बाकी के 7 प्लैनेट के सभी के गुण समावेश हैं। राहु ग्रह का जब हम कैरेक्टरिस्टिक को समझना चाहें तो उसके लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। शास्त्रों में कुछ मैथोलॉजिकल स्टोरीज मिलते हैं, कुछ का मैं वर्णन करता हूं। जैसे कि राहु का जैसे ही जन्म होता है वैसे ही राहु अपने सौतेले भाई सूर्य से युद्ध करने पहुंच जाता है कि मुझे इस सूर्य को हराकर इसके पद को, इसके अधिकार को छीन लेना है। और राहु बहुत ही बुरी तरीके से सूर्य से हार जाता है, मुंह खाकर नीचे की ओर गिरता है। उस दिन से राहु यह प्रण लेता है कि मैं एक दिन इस सूर्य को हरा कर रहूंगा। यही कारण है कि ज्योतिष शास्त्र में राहु ग्रह को सूर्य के समान फल देने वाला माना गया है। यदि आपके लग्न स्थान में बैठ जाए तो राहु ग्रह आपके सूर्य के सभी फलों को समाप्त कर कर खुद सूर्य की भांति बिहेव करता है, खुद सूर्य की भांति फल देने लगता है। यह सदैव भ्रमितता का कारक ग्रह है, महापराक्रमी ग्रह है। जिस प्रकार अपने बाल्य अवस्था में ही सूर्य से यह युद्ध करने चला जाता है, इससे पता चलता है कि राहु असाध्य चीजों को साधने का सोच लेता है। शुरुआत में उसे असफलता हाथ लगती है, लेकिन अंतिम में जाकर वह अपनी जो श्रेणी है, अपना जो स्थान है, उच्च कोटि में स्थापित करता है। राहु से संबंधित एक और मैथोलॉजिकल स्टोरी हमें मिलता है। जब समुद्र मंथन के समय विष्णु जी देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, तो उस समय राहु ग्रह, जो कि स्वर भानु एक राक्षस था, उस समय राहु और केतु अलग अलग नहीं हुए थे, स्वर भानु देवताओं के मध्य अपने वेश को बदलकर वहां पर उनके मध्य बैठ जाता है और अमृत पान कर लेता है। इसी मध्य सूर्य और चंद्रमा उस स्वर भानु को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यह एक राक्षस है और विष्णु जी को बतलाते हैं। तभी विष्णु जी अपने सुदर्शन चक्र से उसके सर और धड़ को अलग कर देते हैं। तो उसका सर राहु है और धड़ केतु माना गया है। इसमें इस स्टोरी का बहुत विस्तार है। इसमें यह पता चलता है कि कैसे फिर राहु अपने आप को स्थापित करता है, एडमिनिस्ट्रेशन में स्थापित करता है, 9 ग्रहों में पूजित होता है। तो आप इस स्टोरी से यह समझ सकते हैं कि राहु किस प्रकार का प्लैनेट है। मायावी है, माया का अधिपति देवता है। अपने रूप को, अपने रंग को सदैव चेंज करता है, अपने मुखौटे को चेंज करता है, सदैव एक मुखौटा धारण किए रहता है, एक मास्क लगाए रहता है। राहु एक ऐसा एलिमेंट है, यदि उसे हम पकड़ने जाए तो वह डिस्प्लेस हो जाता है। अतः राहु से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रेडिक्शन को नहीं किया जा सकता। हम बस संभावनाएं बतला सकते हैं। लेकिन राहु एक बहुत ही विचित्र मायावी प्लैनेट है और वह अनएक्सपेक्टेड, अनसर्टेनिटी का कारक ग्रह है। कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार से वह अपने कार्य को सिद्ध कर लेता है। यदि राहु ग्रह के कैरेक्टरिस्टिक, उसके गुण के ऊपर हम बात करें तो 1, 2, 3 वीडियो भी कम पड़ेगा। अतः हम अपने मूल विषय पर आते हुए यह समझते हैं कि मकर राशि वाले जातक के लिए राहु और केतु ग्रह किस प्रकार का परिणाम दे रहे हैं। तो मकर राशि में राहु ग्रह आपके पंचम भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। उसी प्रकार केतु ग्रह आपकी वृश्चिक राशि में एकादश भाव में गोचर करेंगे, जो कि राहु का एक अशुभ गोचर माना जाएगा। राहु ग्रह आपके पंचम भाव में अशुभता क्रिएट करेंगे, सुख में कमी उत्पन्न होगी। कुंडली का पंचम भाव आपके संतान, विवाह, आपका अपना ईश्वर के प्रति जो विश्वास है, धर्म, अध्यात्म, पूजा पाठ, कर्म कांड, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। स्पेकुलेशन बिजनेस को भी देखते हैं, अर्थात कि लॉटरी, सट्टा, इन चीज़ों को देखते हैं। तो और साथ ही यह भाव लव रोमांस का भी भाव है, लव रिलेशनशिप का भी भाव है। तो यहाँ पर राहु सिर्फ अशुभ ही नहीं देंगे, आपको शुभता भी देंगे, लेकिन मुख्यतः जो इसका फल है वह अशुभ ही रहेगा। जब कोई जातक धर्म अध्यात्म के विरुद्ध हो जाता है, पूजा पाठ को छोड़ देता है, तो कहीं ना कहीं वह एक अशुभ फल क्रिएट कर रहा है। इस समय यदि आप संतान के अभिलाषी हैं, यदि आपको संतान चाहिए, तो आपको संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन बहुत ही विचित्र प्रकार से राहु आपको जो संतान देंगे इस अवधि में, थोड़ी सी संभावनाएं जटिल होंगी, थोड़ा कष्ट अधिक प्राप्त होगा। यदि आप माता हैं, यदि आप स्त्री हैं, तो आपके लिए जो प्रथम संतान है, जो आपका अभी संतान होने वाला है, उस संतान उत्पत्ति में अनेक समस्याएं उत्पन्न होंगी। थोड़ा विचित्र प्रकार से, थोड़ा अलग प्रकार से हटकर राहु आपको संतान उत्पत्ति करवाएगा। कोई भय नहीं है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस राहु एक विचित्र प्लैनेट है।
तो एक विचित्रता के साथ ही वह आपको संतान की उत्पत्ति करवाएगा। वैसे तो यहाँ पर राहु अपने उच्च राशि में है, तो सबसे पहले तो ये आपको धर्म अध्यात्म से थोड़ा हटाएगा। पूजा पाठ यदि आप करते हैं तो भी आपको ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि आप पूजा पाठ ना कर पाएं, अपने धर्म को, अपने कर्म को छोड़ दें। लेकिन वहीं दूसरी ओर राहु आपको आपके लव रिलेशनशिप में, आपके किसी भी प्रकार के रोमांटिक रिलेशनशिप में आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। यहाँ पर राहु ग्रह आपको स्पेकुलेशन बिजनेस से आपको अच्छा धन प्राप्त करवा सकते हैं, लेकिन आपको पूजा पाठ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ईश्वरीय की कृपा से जो धन आगमन होता है वह सभी धन कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। सुख का भाव है, साथ ही आपके टेम्पोररी हाउस का भाव है, अर्थात कि रेंटेड हाउस का भाव है। तो यदि आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो उस रेंटेड हाउस में कई सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी, और आपको पूजा पाठ करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं तो आप यदि शेयर मार्केट इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉसेस होंगे, क्योंकि केतु ग्रह आपके आय स्थान में बैठे हुए हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। तो इस ओर आपका रुझान तो होगा, लेकिन आपको जो मनोवांछित जो फल चाहिए वह फल की प्राप्ति नहीं होगी। यदि आपको फल चाहिए तो आपको ईश्वर के शरण में जाना चाहिए, आपको पूजा पाठ करते रहना चाहिए, अन्यथा आपको बड़ा लॉस होने की भी संभावना है। एक भौतिक इंसान के लिए यह योग कहीं ना कहीं अशुभ योग बन रहा है, एक अशुभ गोचर माना जाएगा। उसी प्रकार केतु ग्रह आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली का एकादश भाव आपके बड़े भाई बहन का स्थान है, आपका निजी इनकम का स्थान है, फिक्स्ड इनकम अर्थात कि आपका सैलरी का स्थान है। हम जो कर्म करते हैं उस कर्म से जो हमें प्राप्त होता है वह एकादश भाव है, और यहाँ पर केतु ग्रह है, तो आपके सैलरी में कमी आएगी, आपके फिक्स्ड इनकम में कमी आएगी। इस कारण आप अपने कार्य स्थान को छोड़ सकते हैं। कुंडली का एकादश भाव समाज का स्थान है, तो समाज में आपका मानहानि, अवहेलना हो सकता है, समाज से आप कट ऑफ हो सकते हैं, क्योंकि केतु एक आइसोलेशन का कारक ग्रह है, तो यह आपको समाज से कट ऑफ करेगा। साथ ही यह आपको आपके बड़े भाई बहन के जीवन में कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकता है। आपके नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल, इन चीज़ों से आप थोड़ा सा कट ऑफ रहने लगेंगे, थोड़ा सा आइसोलेटेड रहने लगेंगे, क्योंकि आपका मन उस ओर आकर्षित नहीं होगा, केंद्रित नहीं होगा। आप इस समय अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस में भी पड़ रही है। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं किस प्रकार से राहु आपको शुभ फल भी प्रदान करेंगे। तो जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि किसी भी भाव से राहु ग्रह जब तीसरे, छठे, 11वें और 10वें भाव में रहते हैं तो वहां से संबंधित सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। गोचर वाइज जिस भाव में गोचर कर रहे हैं राहु और केतु, कहीं ना कहीं वह अशुभ फल आपको दे रहा है, लेकिन आपकी कुंडली में कुछ ऐसे भाव हैं जिसका राहु ग्रह आपको शुभ फल भी प्रदान करेंगे। आइए समझते हैं कौन कौन से भाव हैं। आपके थर्ड हाउस से राहु ग्रह थर्ड हाउस में स्थित हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि आपका मन किसी आपके पैशन की ओर अग्रसर होगा। जो आपका स्किल्स था, आज के समय तक जो आपका स्किल्स था, वो आपका स्किल्स पैशन बन जाएगा। आप अपने पैशन से धन आगमन आपका होगा। आपके एफर्ट अपने पैशन की तरफ होंगे, और आपको अपने पैशन की ओर एफर्ट डालना भी चाहिए, उससे आपको अच्छा फायदा होगा, जो भी आपका पैशन है। साथ ही राहु ग्रह यहाँ थर्ड हाउस से थर्ड हाउस में है, अर्थात कि थर्ड हाउस के प्रति आप एफर्ट डालेंगे, क्योंकि थर्ड से थर्ड मतलब कि थर्ड हाउस एफर्ट का स्थान है। तो थर्ड हाउस से थर्ड हाउस आपका पंचम भाव हुआ, तो पंचम भाव के प्रति आप एफर्ट को डालेंगे, अर्थात कि आप अपने संतान उत्पत्ति के लिए प्रयासरत होंगे, और यदि आप हैं तो आपको इस समय संतान उत्पत्ति भी होगी। आपका पराक्रम में वृद्धि होगा, आपके अपने छोटे भाई बहन से आपको लाभ होगा। आप अपने छोटे भाई बहन से यदि आपका कोई कम्युनिकेशन गैप था तो इस समय वह गैप फुलफिल होने वाला है, वह गैप आपका भर जाएगा। आपको थोड़ा सा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। उसी प्रकार कुंडली का थर्ड हाउस आपकी माता जी का भी स्थान माना गया है, तो माता जी के प्रति भी जो भी कम्युनिकेशन गैप था वह सभी गैप आपका इस समय फुलफिल हो जाएगा।
आपके पराक्रम में वृद्धि होगी तथा आपके जीवन में जो परिश्रम था, संघर्ष था, वो सभी संघर्ष इस समय समाप्त होने वाला है। बस थोड़ा सा आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है, वह एफर्ट आपको अच्छा परिणाम देगा। उसी प्रकार आपकी कुंडली के सप्तम भाव से राहु ग्रह आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। यहाँ से जब हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो सप्तम भाव से रिलेटेड चीज़ें आपको आई होंगी। अर्थात कि सप्तम भाव आपका विवाह का स्थान है, पत्नी का स्थान है, आपका अपना व्यापार, बिजनेस, किसी प्रकार का गठबंधन, पार्टनरशिप, किसी भी प्रकार का संबंध, इन सभी चीज़ों को सप्तम भाव से देखते हैं। तो सप्तम भाव से रिलेटेड आपको आय होंगे, अर्थात कि आपकी पत्नी का आय होगा, विवाह होगा। यदि आप विवाह के योग्य वर या वधू है तो आपका विवाह इस समय होने की संभावना है। इस समय आप कोई नया बिजनेस प्रारंभ कर सकते हैं और उस बिजनेस में आपको लाभ होगा, बस संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आय स्थान में अभी केतु ग्रह बैठे हुए हैं, तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो सकता है। आप बिजनेस तो प्रारंभ कर देंगे, हर चीज़ बढ़िया चलेगा, लेकिन जब इनकम की बात आएगी तो वो इनकम बड़ा रुका रुका सा रहेगा। फिक्स्ड इनकम आपका अभी नहीं बन पाएगा, लेकिन व्यापार का आय होगा। यदि पहले से ही आप कोई व्यापार करते हैं, कोई भी प्रकार के बिजनेस को करते हैं, तो उस बिजनेस से आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। चूंकि कुंडली के द्वादश भाव का भी राहु ग्रह अच्छा फल दे रहे हैं, तो यह जो व्यापार है, यदि आप विदेश स्थान से संबंधित करते हैं, यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन चीज़ों से रिलेटेड कोई बिजनेस को करते हैं, तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। पत्नी का आय होगा, स्त्रियों का आय होगा, या फिर अपने स्पाउस का आय होगा। साथ ही आप किसी प्रकार के लव रिलेशनशिप इन चीज़ों में हैं, तो उसमें भी आपको राहु ग्रह अच्छे फल प्रदान करेंगे। किसी प्रकार के गठबंधन से आप अभी कार्य कर सकते हैं, किसी प्रकार के पार्टनरशिप के थ्रू आप काम कर सकते हैं। इससे यह समय आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगा। उसी प्रकार कुंडली के अष्टम भाव से राहु ग्रह दशम भाव में स्थित है, अर्थात कि अष्टम भाव से निमित्त आप कर्म को करेंगे और उस कर्म में आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। अब समझते हैं कुंडली का अष्टम भाव क्या है। तो कुंडली का अष्टम भाव विवाह, वैवाहिक जीवन का स्थान है, वैवाहिक सुख, यौन सुख का स्थान है। साथ ही यह भाव आपके इन लॉज के हाउस का स्थान है, आपकी आयु का स्थान है। तो इन चीज़ों से रिलेटेड आप कर्म को करेंगे और उस कर्म में आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। यदि आपका कोई गुप्त शत्रु है, यदि कोई गुप्त रोग या फिर कोई बड़ा रोग या फिर कोई बड़ा ऋण, बड़ा लोन है आपके ऊपर, उस लोन को चुकाने के लिए आप इस समय प्रयास करेंगे, कर्म को करेंगे और उस कर्म के कारण आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। ईश्वर की कृपा से इस 18 माह में आप अपने लोन को भी पूरा चुका सकते हैं। यह समय आपके वैवाहिक सुख में वृद्धि करने वाला होगा। आपके जो यौन सुख है, उन चीज़ों के प्रति, यदि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें चूँकि सेंसिटिव विषय है, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जातक का विवाह हो जाता है, लेकिन जातक फिर भी परेशान रहता है इन चीज़ों के लिए। तो वैसे जातकों के लिए जिनका कर्क राशि है या फिर कर्क लग्न है, आपके लिए अच्छा समय आ रहा है। इस चीज़ से रिलेटेड आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। बस थोड़ा सा एफर्ट डालिए, थोड़ा सा आप कर्म कीजिए, उसके निमित्त आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। आपके अपने ससुराल स्थान से, आपके इन लॉज के हाउस से आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। कोई नया कार्य आपको प्राप्त हो सकता है, कोई नया कर्म आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय स्पिरिचुअलिटी के लिए, सिद्धि साधना, मिस्टिसिज्म, अकल्ट, इन चीज़ों के लिए भी एक अच्छा समय है। आपका मन स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ेगा। कोई भी डीप एनालिसिस, डीप रिसर्च वर्क की ओर आपका मन बढ़ेगा और उसके कारण आप किसी भी विषय में, जिस भी विषय में आप संलग्न हैं, जो भी आपका पैशन है, क्योंकि राहु यहाँ पर पैशन के स्थान में, तो इस समय आपको अपने पैशन में रिसर्च वर्क करना चाहिए और आपको अच्छा ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह ज्ञान अर्जन का भी स्थान है, शिक्षा अर्जन का भी स्थान है। तो आपको 8th हाउस से रिलेटेड आपको ज्ञान अर्जन होगा। आप रिसर्च करेंगे और यदि आप साधक हैं, सिद्धि साधना करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा समय सिद्ध होने वाला है। राहु ग्रह आपके 6th सेंस में ऐसी स्थिति, ऐसी तरंगे उत्पन्न करेंगे
जिस कारण आप अपने इंद्रिय शक्ति को समझ पाएं, अपने कुंडलिनी शक्ति को समझ पाएं। ये सभी बहुत ही गूढ़ विषय है। किसी प्रकार के ब्रह्म विद्या, किसी प्रकार के ज्योतिष शास्त्र या फिर ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड जो भी ब्रह्म विद्या है, उन ब्रह्म विद्याओं को समझने के लिए आप रिसर्च वर्क करेंगे और आपको अच्छा ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार दोस्तों, कुंडली के द्वादश भाव से राहु ग्रह आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अतः द्वादश भाव से रिलेटेड जो भी रोग, ऋण और शत्रु था, उन चीजों में कंट्रोल होगा। अब द्वादश भाव क्या है? द्वादश भाव आपके जीवन में किसी प्रकार के लॉसेस का स्थान है। आपके धन, मन तथा तन के लॉस का स्थान है, विदेश स्थान का स्थान है, सैया सुख का स्थान है, निद्रा, स्वप्न अवस्था, इन सभी चीजों को कुंडली के द्वादश भाव से देखते हैं। साथ ही कोई पराशक्ति, आउटर डायमेंशन से जो कनेक्शन होता है, इन सभी चीजों को हम कुंडली के द्वादश भाव से देखते हैं। अब द्वादश भाव में जो रोग, ऋण और शत्रु उत्पन्न हो रहा था, वो सभी चीजों का नाश होगा। सबसे पहले तो यह दादी का भी स्थान है। तो आपकी दादी यदि लंबे रोग से कोई पीड़ित थी या फिर आपकी दादी के जीवन में कुछ समस्याएं थी जिसके कारण वह कष्ट भोग रही थी, तो वो सभी कष्ट इस समय राहु ग्रह यहां से छठे भाव में गोचर करके समाप्त करेंगे। आपके जीवन के सभी प्रकार के जो लॉसेस हैं, आपके मन का लॉस, आपके बॉडी का लॉस, आपके फाइनेंस का लॉस, आपके स्टेटस का लॉस या फिर किसी भी प्रकार के लॉस, इन सभी चीज़ों को राहु ग्रह इस समय कंट्रोल करने वाले हैं तथा आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। राहु इस समय आपको विदेश स्थान से अच्छे फल प्राप्त करवा सकते हैं। विदेश स्थान से कोई संबंध है, यदि आपका व्यापारिक संबंध, निजी संबंध, किसी प्रकार का संबंध हो, तो आपको उसमें अच्छे फल प्राप्त होंगे। यदि आपका कोई संबंध है या फिर कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है और वो व्यापार नहीं चल रहा था, उसमें लॉसेस हो रहे थे, तो इस समय राहु ग्रह आपको विदेश से अच्छा लाभ करवाएंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पर यह समझा कि किस प्रकार आपकी कुंडली के तीसरे, सप्तम, अष्टम और एक द्वादश भाव के लिए राहु ग्रह आपको अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने केतु का भी कवर कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर हम ये समझते हैं कि राहु जिस भी भाव से द्वादश में होता है वह आपको बुरा फल प्रदान करता है। उसी प्रकार केतु ग्रह अपने दूसरे भाव से आपको अच्छा फल प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम साथों साथ केतु का भी फलादेश कर रहे हैं, लेकिन केतु के ऊपर स्पेशली कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राहु के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही डिवाइन एनर्जी है, बहुत ही एक्सट्रीम एनर्जी है और एक एक कर कर हमें समझना होगा। आइए हम समझते हैं कौन कौन से भाव के लिए राहु ग्रह आपको अशुभ फल प्रदान करेंगे। तो शास्त्रों का अध्ययन में हमें यह पता चलता है कि किसी भी भाव से जब राहु ग्रह द्वादश या अष्टम में गोचर करते हैं तो उस भाव से संबंधित आपको सर्वतः अशुभ फल ही प्रदान करते हैं। आपकी कुंडली में राहु ग्रह आपके छठे भाव से द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो आपके छठे भाव से राहु ग्रह द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि छठे भाव से रिलेटेड आपको लॉसेस होंगे। तो छठा भाव कुंडली का रोग, ऋण और शत्रु का स्थान है। आपके वर्क इन्वायरमेंट का स्थान है। जिस भी इन्वायरमेंट में बैठकर आप कार्य करते हैं, अपने कर्म को करते हैं, आपका वर्क प्लेस, इन सभी चीज़ों को कुंडली के छठे भाव से देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अभी किसी भी प्रकार के लोन को नहीं लेना चाहिए। कोई भी छोटे छोटे लोन आप ना लें, क्योंकि उस लोन को रीपे करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। शत्रुओं से आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है, कोई गुप्त शत्रु से आपको नुकसान हो सकता है। इस समय कोई रोग यदि आपका चल रहा था तो वह रोग और अधिक बढ़ सकता है। कोई लंबा असाध्य रोग या फिर बहुत पहले से चल रहे रोग में अभी वृद्धि हो सकती है, उससे समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने रोग, ऋण और शत्रु के निमित्त आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। आपका वर्क इन्वायरमेंट दूषित होगा, आपके वर्क इन्वायरमेंट में केओस की स्थिति उत्पन्न होगी, एक कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि राहु कन्फ्यूजन है, एक पाप ग्रह है, एक भ्रमितता का कारक ग्रह है। तो आपको अपने वर्क इन्वायरमेंट के प्रति भ्रमित कर सकता है। आपके शत्रु आपको भ्रमित करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतः आपको रोग, ऋण और शत्रु से विशेष तौर पे आपको सावधान रहना चाहिए। उसी प्रकार आपके 10th हाउस से राहु ग्रह अष्टम भाव में स्थित है और राहु ग्रह से आपका 10th हाउस छठे भाव में स्थित है, अर्थात कि एक षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है।
अर्थात कि आपके 10th हाउस में सबसे पहले रोग, ऋण और शत्रु उत्पन्न होगा और उसके कारण उसका लॉस होगा, उसकी मृत्यु होगी। तो यहाँ पर साफ यह पता चलता है कि आपका कार्य स्थान का लॉस होने वाला है। आप जो भी जॉब करते हैं, आपका जॉब छूट सकता है, आपको जॉब से निकाला जा सकता है। इस समय आपको अपने कर्म स्थान को छोड़ना पड़ेगा। कर्म स्थान से रिलेटेड आपको लॉसेस क्रिएट होंगे। यदि आप किसी उच्च पद में हैं, मान लीजिए आपका जॉब नहीं छूटेगा, तो आपके जो उच्च पद में हैं, अर्थात कि जो आपके बॉसेस हैं, सरकार, आपके पिता, इन चीज़ों से आपको लॉस होगा, शत्रुता क्रिएट होगा। इनके मध्य विवाद उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना है और उस विवाद के कारण यहाँ तक स्थिति आ जाएगी कि आपको जॉब छोड़ना पड़े। अपने बॉस से, अपने कलीग से, अपने पीयर से, अपने सबऑर्डिनेट से आपको थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा सा सावधानी के साथ बर्ताव करना चाहिए। आपका एक छोटा सा भी बुरा बर्ताव आपके जॉब में मुसीबतें उत्पन्न कर सकता है, आपके कर्म स्थान में मुसीबतें उत्पन्न कर सकता है और आपके निजी रूप से भी जो आपका कर्म होगा वह कर्म दूषित होगा। आप दूषित कर्म को करने लगेंगे। आपके कुछ गलत या फिर अवैध संबंध, अवैध उठना बैठना, अपने वैसे दोस्त आपके वैसे हो जाएंगे, आपके मित्रगण, आपका सर्कल वैसा हो जाएगा जिससे आपको अपने कर्म स्थान में नुकसान उठाना पड़े। तो दोस्तों, यह राहु का गोचर आपके 6ठे भाव तथा आपके 10वें भाव के लिए अच्छा फल नहीं दे रहा है। आइए समझते हैं राहु का जो दृष्टि है वह आपको किस प्रकार का परिणाम देगा। जब हम राहु की दृष्टि के ऊपर बात करते हैं तो राहु जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव से पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ पर से राहु ग्रह आपके नवम भाव को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, आपके एकादश भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं और आपके लग्न भाव को नवम दृष्टि से देख रहे हैं। अतः राहु का जो यह दृष्टि है यह आपके भाग्य स्थान, आपके आय स्थान और आपके लग्न स्थान को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। जब हम राहु की दृष्टि के ऊपर बात करते हैं तो राहु एक पाप ग्रह है, एक क्रूर ग्रह है और जब भी किसी पाप क्रूर ग्रह की दृष्टि किसी भाव में पड़ती है तो उस भाव से रिलेटेड जो शुभ फल है उसमें कमी उत्पन्न होती है। लेकिन राहु का जो दृष्टि है बहुत ही विचित्र प्रकार का है। वह आपको थोड़ा शुभ फल भी देगा, थोड़ा अशुभ फल भी देगा। राहु को समझने की आवश्यकता है। यदि किसी जातक ने राहु को समझ लिया है, राहु के दृष्टियों को समझ लिया है, केतु को समझ लिया है, राहु केतु क्या चाहते हैं ये यदि किसी जातक ने समझ लिया है तो आपको सदैव अच्छा ही फल प्राप्त होगा। वीडियो के अंत में हम बात करेंगे किस प्रकार हम राहु केतु को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि राहु का यह दृष्टि किस प्रकार का परिणाम दे रहा है। तो राहु ग्रह का पंचम दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रहा है। तो राहु ग्रह जहां पर भी अपना पंचम दृष्टि डालते हैं वहां से रिलेटेड चीज़ों को कुछ सीखना चाहते हैं, वहां पर से रिलेटेड चीज़ों को गेन करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं। तो आपके नवम भाव में पंचम दृष्टि है। नवम भाव आपका भाग्य का स्थान है, आपके पिता, आपके गुरु, हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ, आपका स्पिरिचुअल प्लेसेस, धर्म, अध्यात्म, इन चीज़ों को आपके नवम भाव से देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अधर्मी बनाएगा राहु, आपके भाग्य को लॉस करेगा। यदि आप भौतिक इंसान हैं तो अवश्य ही आप तैयार हो जाइए अपने भाग्य को लॉस करवाने के लिए। आपके भाग्य का लॉस होने वाला है। लेकिन आपके पंचम दृष्टि पड़ने पर राहु यहाँ पर हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ को सीखेंगे। यह 18 माह आप धर्म अध्यात्म को सीखेंगे, उच्च विद्याओं को, गूढ़ विद्याओं को आप सीखेंगे। मैंने पहले भी बतलाया है, यदि आप कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, यदि सिद्धि साधना को करते हैं तो आपको अष्टम भाव से रिलेटेड अच्छे फल प्राप्त होंगे और उसी प्रकार उस व्यक्ति को नवम भाव का भी अच्छा फल प्राप्त होगा। कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से आपको लाभ होगा। वैसे तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जब भी आप करेंगे तो आपको संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि राहु आपको कुछ सिखाना चाहेंगे उस समय। लेकिन पहले से ही आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आपको जीवन में राहु ग्रह अच्छे अवसर प्रदान करेंगे जिसके कारण आप तीर्थाटन कर सकें, अच्छे प्लेसेस घूमेंगे, स्पिरिचुअल प्लेसेस को आप इस समय घूमेंगे, ट्रैवल करेंगे और उस ट्रैवल से आपको उच्च ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको उच्च विद्या की प्राप्ति होगी।
इस समय आपके पिता के जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न अवश्य होंगी, क्योंकि 10th हाउस के लिए भी राहु ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं और नवम भाव को भी दृष्टि दे रहे हैं। तो ये दोनों ही भाव पिता का स्थान माना गया है। तो पिता के लिए यह समय अच्छा नहीं है। पिता के जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ पर भी षडाष्टक योग बना रहा है, तो पिता के जीवन में रोग, ऋण और शत्रु का आगमन होगा। आपके पिता कोई असाध्य रोग से ग्रसित हो सकते हैं इस समय। उसी प्रकार आपके गुरु की भी स्थिति होगी, आपके गुरु के जीवन में भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अतः आपको अपने भाग्य के लिए सावधान रहना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे भाग्य की हानि हो, लेकिन आपसे उस प्रकार के कार्य हो ही जाएंगे जिससे आपके भाग्य की हानि हो। अतः आपको इस 18 माह इसका बेस्ट उपाय जो है कि आपको 18 माह किसी भी धर्मशास्त्र के ग्रंथ को आपको अध्ययन करना चाहिए। नित्य एक ही पेज, लेकिन आपको अवश्य उसे पढ़ना चाहिए। इससे मन में एक पॉजिटिविटी बना रहता है, मन में एक रुझान धर्म अध्यात्म पूजा पाठ के प्रति बना रहता है, जिस कारण जातक का भाग्य हानि नहीं होगा, क्योंकि आपसे उस प्रकार के कोई कर्म नहीं होंगे जिससे आपके भाग्य की हानि हो जाए। राहु का सप्तम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव में पड़ रहा है, तो राहु का सप्तम दृष्टि सदैव अशुभ कारक ही माना गया है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व से ही केतु ग्रह विद्यमान है और केतु और राहु बिल्कुल अपोजिट पोल है, बिल्कुल अपोजिट प्रकार का प्लैनेट है एक ही प्लैनेट, लेकिन दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक है दोनों बिल्कुल अपोजिट है। और पहले से ही केतु ग्रह यहाँ पर विद्यमान है, और जब राहु की दृष्टि पड़ जाती है तो राहु यहाँ पर ध्यान लगाना चाहते हैं, लेकिन यह गोचर के अनुसार आपको यहाँ पर इस वर्ष ध्यान नहीं लगाना है, इसमें कंसंट्रेट नहीं करना है। आपके इनकम में, आपके नेटवर्क सर्कल में आपको कंसंट्रेट नहीं करना है, अन्यथा आपको राहु की दृष्टि के कारण लॉसेस अवश्य होंगे। इस समय आप इस प्रकार की चेष्टाएं कर सकते हैं कि आप अपने नेटवर्क सर्कल को बढ़ाएं। आप कुछ वैसे गलत संगत में पड़ सकते हैं, गलत प्रकार के दोस्त मित्र अपना सर्कल बना सकते हैं, और उस सर्कल से आप मुसीबतों में फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बॉस से, सरकार से हानि भी हो रही है। यही कारण है कि आपको एकादश भाव के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। राहु का नवम दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव में पड़ रहा है, आपके लग्न स्थान में पड़ रहा है। तो राहु का जो नवम दृष्टि होता है, राहु जहां पर भी अपना नवम दृष्टि को डालते हैं वहां पर से रिलेटेड रिसर्च को करना चाहते हैं, कुछ रिसर्च वर्क, कुछ डीप फाइंडिंग को निकालना चाहते हैं। तो राहु आपके फर्स्ट हाउस में रिसर्च करना चाहते हैं, आपको फर्स्ट हाउस से रिलेटेड उच्च ज्ञान को प्रदान करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको योगा, प्राणायाम, ध्यान, इन चीज़ों में अपने मन को कंसंट्रेट करना चाहिए। एक्सरसाइज, योगा, जिम, इस प्रकार के चीज़ों को आप तुरंत पालन करें, क्योंकि इससे ये होगा कि आप अपने शरीर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। राहु इस चीज़ को समझेंगे, नहीं तो स्थिति यहाँ तक पहुँचती है कि राहु आपको छोटे मोटे मुसीबत में डाल सकता है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो सकता है जिसके कारण आप अपने बॉडी पर ध्यान दें। राहु इस वक्त यह चाहते हैं कि आप अपने शरीर के ऊपर ध्यान दें। यदि आप अपने शरीर के ऊपर ध्यान देंगे तो राहु आपको फर्स्ट हाउस से रिलेटेड बुरा फल प्रदान नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप अपने शरीर के ऊपर ध्यान ना देकर कहीं और ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेगा राहु जिसके आप अपने ऊपर ध्यान दें। कुंडली का फर्स्ट हाउस आपका शरीर, आपका मान सम्मान, आपका सुख दुख, समाज, आपका स्टेटस का स्थान है, आपका स्वास्थ्य का स्थान है। तो यदि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो सभी कारक तत्वों के ऊपर राहु काम कर सकता है। आपके स्वास्थ्य के ऊपर काम कर सकता है, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा को नीचा कर सकता है, धूमिल कर सकता है, आपको मान हानि करवा सकता है कि आप अपने ऊपर ध्यान दे पाए कि मैंने क्या वैसा गलती किया जिस कारण यह चीज़ें हुई। राहु आपको अतः दुख दे सकता है, दुख से पीड़ा हो सकती है आपको। अतः आपको फर्स्ट हाउस के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, अपने शरीर पर ध्यान दें, अपने मान सम्मान, अपने सुख दुख के ऊपर ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें। राहु यहाँ पर से नवम दृष्टि डाल रहे हैं, अतः 18 माह होते होते आप अपने शरीर के निमित्त कई ज्ञान को अर्जित कर लेंगे, उच्च ज्ञान को अर्जित करेंगे।
लेकिन राहु का ये जो नवम दृष्टि है ये आपको थोड़ा तो इफेक्ट करेगा ही। तो दोस्तों आज हमने राहु केतु का यह गोचर के ऊपर बात किया। मकर राशि मकर लग्न वाले जातक के लिए राहु केतु का यह गोचर किस प्रकार का परिणाम दे रहा है, और जो मैं आपको बतला रहा था कि राहु केतु का जो दृष्टि है इसे हम कैसे समझ सकते हैं। राहु केतु के बारे में मैं कुछ बातें आपको और बतलाऊंगा। जैसे आपकी कुंडली में राहु ग्रह जिस भी भाव में स्थित है, राहु का यह कहना है कि तुमने अपने पूर्व जन्म में इस भाव से रिलेटेड अपने कर्मों को नहीं किया है, अपने ड्यूटीज को नहीं किया, तुमने पुरुषार्थ को हासिल नहीं किया है। अतः तुम्हें चाहिए कि तुम इस जन्म में इस भाव में ध्यान दो, जहां पर भी राहु बैठे हुए वहां पर ध्यान दो। उसी प्रकार केतु ग्रह का यह कहना है कि जिस भी भाव में मैं बैठा हूं उस भाव से रिलेटेड तुमने अपने पूर्व जन्म में सभी चीजें अर्जित कर ली हैं, तुमने अपने ड्यूटीज को फुलफिल कर लिया है, तुमने अपने पुरुषार्थ को कर लिया है। अतः तुम्हें इस भाव में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यह तो राहु केतु की बात हुई जो कि बहुत ही सरल है। अब कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पे उठता है? कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे उठता है कि राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो सदैव केतु के ऊपर पड़ती है, और केतु की जो सप्तम दृष्टि है वो राहु के ऊपर पड़ती है। तो अब राहु जो चाहते हैं इस भाव से, अपने सप्तम दृष्टि के कारण केतु जहां पर बैठे हैं वह चीजें यहां पर से भी चाहने लगते हैं, और केतु जो अपने भाव से चाह रहे हैं अपने दृष्टिवश राहु जहां पर बैठे हैं वहां पर से भी चाहते हैं। और यही स्थिति टग ऑफ वार की स्थिति होती है, खींचातानी की स्थिति बनती है, और कोई भी जातक इस राहु केतु के जंजाल में फंसकर सदैव भ्रमित ही रहता है, कष्ट को ही भोगता है। इसीलिए मैक्सिमम जन राहु केतु से पीड़ित होते हैं। राहु केतु का कोई भी उपाय आपको अच्छा फल नहीं देने वाला। राहु केतु बहुत ही विचित्र मायावी प्लैनेट है। जब तक आप राहु केतु को समझ ना जाएं, राहु केतु आपसे क्या चाहते हैं, आप जब तक उस चीज को ना समझ जाएं, तब तक राहु केतु आपको अच्छा फल नहीं देंगे। और यदि आपने समझ लिया है तो आपको राहु केतु भुक्ति तो देंगे ही, अर्थात भोग विलास तो देंगे ही, आपको अंत में मुक्ति भी प्रदान करते हैं। क्योंकि राहु केतु आपको पूर्व जन्म से रिलेटेड फलों को उद्घाटित करते हैं। जो पूर्व जन्म के फल हैं उस प्रकार से राहु केतु आपके कुंडली में प्लेस्ड होता है। इसीलिए रियलिटी में तो यह है कि राहु केतु का कोई भी उच्च का राशि नहीं होता, कोई भी स्थान में उच्च का नहीं होता। हर स्थान में, हर राशि में, हर नक्षत्र में राहु केतु आपको अच्छा फल दे सकते हैं। बस बात है कि आपने राहु केतु कितना समझा है। जिस प्रकार चंद्रमा आपको नित्य प्रभावित करते हैं, हर 2.5 दिन में चंद्रमा अपने राशि को परिवर्तन करता है और आपको डायरेक्टली आपके मन को, आपके कॉन्शियस माइंड को प्रभावित करता है, उसी प्रकार राहु और केतु आपके सब कॉन्शियस माइंड के राजा हैं, आपके सब कॉन्शियस माइंड को प्रभावित करते हैं। चंद्रमा को कॉन्शियसनेस कहा गया है, कॉन्शियस माइंड कहा गया है, और जिस पाथ में चंद्रमा घूमता है, जिस इलेप्टिकल पाथ में चंद्रमा घूमता है, उस पाथ का जो नॉर्थ नोड है वह राहु कहलाता है और साउथ नोड केतु ग्रह है। यही कारण है कि चंद्रमा को कॉन्शियसनेस कहते हैं और राहु केतु को पाथ ऑफ दैट कॉन्शियसनेस कहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मैं पुनः अनुरोध करना चाहूँगा, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य चेकआउट करें। यदि आपको मेरा यह कंसेप्ट, आपको समझाने का कंसेप्ट पसंद आया तो अवश्य ही आप एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट करें, क्योंकि शायद ही इस प्रकार का वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में प्राप्त होगा। यदि किसी प्रकार का सुझाव है, कोई प्रश्न है आपका, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तथा स्क्रीन में फ्लैश आउट हो जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।